हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी शिक्षण विधियाँ पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊँगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा। इसका मतलब क्या है, ध्वनियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती है, तो उसका हम अलग अलग कैसे महसूस कर सकते हैं, उसको कौन सी भाषा के कौशल से हम महसूस कर सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 1 सुनना, या तो हम सुन के कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है पढ़ना। ऑप्शन नंबर तीसरा है लिखना। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। हम सुनकर ही ध्वनियों का विभेदीकरण कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं कि कौन सी ध्वनि में कितना कौन सी ध्वनि उच्च पे जा रही है, कौन से नीच पे जा रही है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, आदर्श विधि है। आदर्श क्या होती है, जब कोई मतलब हम कहते हैं ना उसी का आदर्श है, वो कौन सी विधि है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। अनुकरण विधि क्या होती है, जब बच्चा जो होता है, जैसे बच्चा आपस में कुछ खेलते हैं, तो वो कोई एक बच्चे ने कोई बोला शब्द, तो दूसरे बच्चे ने भी क्या है उसको अनुकरण कर लिया, उसको सीख लिया, तो बच्चे ने भी वही शब्द बोलेगा, तो वो क्या अनुकरण विधि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप। प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, बच्चों से जिसमें प्रश्न किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है निर्देश विधि। निर्देश विधि किसे कहते हैं, जिसमें क्या है निर्देश दिए जाते हैं कि ना ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये सही है ये गलत है, तो उसमें ये निर्देश होते हैं, तो वो क्या है निर्देश विधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब या तो ये तीनों ही हैं, तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चा स्वयं से अनुकरण कर रहा है। अगर आप कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चा भी क्या है देख रहा है कि मैम ने कैसे पढ़ाया है या मैम ने क्या बताया, तो वो आपको अनुकरण करेगा। उसके बाद आपका ही सेम वो चीज़ आपको बता रहा है। आपने जैसे उनको जल के बारे में बताया, पानी के बारे में आपने बताया कि पानी का रंग कैसा होता है, पानी देखने में जब हम हाथ में लेते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, और जब समंदर में होता है तो कैसा उसका रंग प्रतीत होता है। आपने बच्चे को वही चीज़ बताई है, और जब आपने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने भी सेम आपको वही आंसर दे रहा है, वही आपके शब्द बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही बता रहा है, तो वो क्या है अनुकरण कर लिया, उसने लर्न कर लिया कि आपने कैसा बताया, तो वो क्या है अनुकरण विधि होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन किसे कहते हैं, वाचन बोलते हैं बोलने का। तो बोलने का जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य क्या है, वो क्यों बुलवाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना। मतलब क्या है, हम जो बुलवाते हैं बच्चों को वो क्या क्यों बुलवाते हैं, तो ना आप सब बच्चों को पता होगा आरोह क्या होते हैं बढ़ते हुए क्रम, जैसे सा रे गा मा पा धा, तो वो क्या बढ़ते हुए क्रम है। और अवरोह क्या होते हैं घटते हुए क्रम होते हैं। ये सारे गामा पा का जगह पा गामा नीचे 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 आता जाएगा वो, तो वो क्या होता है घटते हुए क्रम। जैसे अब आप देखो जैसे गिनती है 1 2 3 4 5, तो क्या बढ़ रही है, और जब आप उसको अवरोह करेंगे तो क्या 5 4 3 2 1, वो नीचे घट रही है, तो आरोह अवरोह हम उसे बोलते हैं। तो बालकों को क्या है स्वर के मतलब स्वर भी ऐसे मतलब पता होना चाहिए कि आरोह कैसे हो रही है अवरोह कैसे हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं वाचन शिक्षण। ऑप्शन नंबर दूसरा है बालकों को उचित ध्वनि के साथ वाचन का अभ्यास करना। या फिर हम बालकों को चाहते हैं कि बच्चा जो है उच्च मतलब उचित ध्वनि का प्रयोग करे। भाई जैसे सा की ध्वनि है तो वो सा का ही निकाले, सा और माँ, तो उसको ध्वनि पता हो, सा और माँ में फर्क है, रा ज, तो उसे शलजम वाला श अलग है, शा, तो वो क्या है उसको ध्वनियों का मतलब सही वाचन करे। ऑप्शन नंबर तीसरा है धारा प्रवाह वाचन की योग्यता प्रदान करना। धारा प्रवाह क्या होता है कि वो अगर आपने उसको कुछ पढ़ने के लिए दिया है तो वो धारा प्रवाह एकदम पढ़ता हुआ जा रहा है, कि उसको बिल्कुल शब्दों का सही उच्चारण पता है कि हम वहाँ गए थे और वहाँ पर हमारे को एक पक्षी मिला, तो वो क्या है एक लाइन से बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहा है, एक शब्द बिल्कुल सही तरीके से पढ़ रहा है, उसका जो साउंड है उसका जो ध्वनि है वो सही तरीके से ले रहा है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, ये सारे ही हैं, तो इसका जो बिल्कुल सही है जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि वाचन शिक्षण के अंदर ये सारे ही चीज़ हमें बच्चों को करवानी होती है, क्योंकि जब तक बच्चा ना ध्वनि नहीं सीख सकता, जब तक उसको आरोह अवरोह नहीं पता है, उचित ध्वनि नहीं पता है, उसका मत धारा प्रवाह नहीं बोला, तो ये सारे ही शिक्षण जो है वाचन शिक्षण के अंदर उसका हमारा उद्देश्य होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 के अंदर क्या बता रहा है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य कौशल पक्ष से संबंधित नहीं है। तो मतलब क्या है कौन सा जो हमारा कौशल जो बच्चों को सिखाते हैं उससे जो संबंध नहीं है, इसमें नेगेटिव पूछ रहा है।
ऑप्शन नंबर एक, बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। या तो क्या है, बिल्कुल उसमें सुनने की योग्यता का जो है बोध हो, ज्ञान हो कि वो क्या सुन रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। क्या फिर अपनी बात को वो है एक बहुत प्रभाव के रूप में ना बात को कह सके, मतलब कि ये बात सही है नहीं है, और ना क्या कहते हैं कि अपना जवाब जो है एक प्रभाव रूप में करे कि सामने वाले पे एकदम प्रभावित हो जाए। जैसे आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया और बच्चे ने एकदम ऐसा जवाब दिया, आपको इतनी प्रभाव रूप में जवाब दिया कि आप उससे इम्प्रेस हो गए कि बच्चे ने जवाब बहुत अच्छा दिया है, तो वो क्या होता है, प्रभावी रूप होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, प्रभावी ढंग से लिख कर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। अब प्रभावी ढंग से अपनी बात लिख कर कहने का मतलब क्या होता है, अब आपने बच्चे को प्रश्न दे दिया है तो बच्चे ने जब उत्तर लिखा है तो वो एक इतना प्रभावी रूप में उत्तर जो लिखेगा बच्चा कि मतलब आप उसका उत्तर पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इसने उत्तर कितना अच्छा लिखा है, इसका मतलब बिल्कुल प्रभावी रूप में लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। या फिर क्या है, भाषा के जो कौशल होते हैं, जो भाषा जितने भी भाषा के कौशल है हमारे, उसमें मौलिकता आनी चाहिए, मतलब मौलिक जो भी बोले वो सही बोले, ध्वनि का उच्चारण सही करे, लिखे सही, समझे सही, बताए सही। तो जितने भी भाषा के कौशल है उसमें क्या है, हमें मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यही तो लाने हैं, सारी मौलिकता लानी है बच्चों की भाषा के अंदर लाने में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको बच्चों के लेखन कौशल का अगर मूल्यांकन करना है कि सही लिखा है, लिखा है, कैसे शब्द लिखे हैं, तो उसकी कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर एक, सुंदर लेख का अभ्यास। या तो आप बच्चों को कहोगे आप बहुत सुंदर लेख लिखो, जो सुंदर बहुत ही सुंदर हो और शब्द बिल्कुल सही बने हुए हो। ऑप्शन नंबर दूसरा है, अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभवों को लिखने का मतलब क्या है, आपने बच्चे से बोला आप अपने कोई भी अच्छे अनुभव लिखो। इससे आप बाजार गए थे, आपने बाजार में क्या क्या देखा, आप ना मम्मी पापा के साथ गए थे तो आपने बाजार में जो कैसे सामान लगता है, कैसे दुकानें खुलती है, तो आप अपने अनुभव लिखो। या फिर आप बच्चों को बोल सकते हो कि आप कक्षा में प्रथम आए थे तो तब उस समय पे आपके माँ बाप ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, आपको क्या क्या चीज़ें दिलाई थी, या आपके माँ बाप कितने खुश हुए थे, आपको आशीर्वाद दिया था। तो बच्चे से अपने अनुभव आप लिखने के लिए बोल सकते हो कि आप अपने अनुभव लिखो। ऑप्शन नंबर तीसरा है, श्रुतलेख। या फिर बच्चे को आप एक श्रुतलेख दे देंगे राइटिंग लिखने के लिए कि एक पेज लो और उस पर श्रुतलेख लिखो। ऑप्शन नंबर 4 है, पाठधारी प्रश्नों के उत्तर लिखना। या फिर जो पाठ पर जो आधारित जो प्रश्न है आप उनके उत्तर लिखो, या फिर आप उनसे ये बोल सकते हो। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों को आप अपने अनुभव लिखने के लिए कह रहे हो। जब बच्चा अपने अनुभव लिखेगा तो वो अपने दिमाग में सोचेगा कि मेरा मतलब क्या अनुभव था, मैं मार्केट कैसे गया था, मेरे मम्मी पापा के साथ गया था। तो क्या उसका बौद्धिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, फिर वो अंदर ही अंदर चिंतन करेगा इस बात को, फिर वो सोचेगा कि दुकानें कैसी थी, तो उसके सामने एक चित्रात्मकता के रूप से एक चित्र छप जाएगा उसके दिमाग में बिल्कुल। तो वो क्या एक रचना करेगा कि कैसे कैसे दुकानें थी, क्या सामान था। तो इसमें क्या है, बच्चों को खुद का विकास हो रहा है, बच्चे खुद से कुछ कर रहे हैं और सीख रहे हैं। और आपको क्या देखना है, यही तो देखना है आपको कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना चिंतन किया है, कितना बौद्धिक विकास हुआ है, कितना मानसिक हुआ है, कितना इस चीज को बच्चे की समझ के अंदर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्राथमिक जो स्तर पे जो है भाषा शिक्षण का जो है कौन सा उद्देश्य हमारा नहीं है, कि जो हम बच्चों को नहीं देना चाहते। ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। मतलब चाहते हो कि आप ना बच्चा जो विभिन्न स्थितियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब भाषा का प्रभावी प्रयोग मतलब करे बच्चा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। मतलब क्या है, स्पष्ट मतलब साफ बिल्कुल सही रूप में कहना। आत्मविश्वास क्या है, उसके अंदर एक विश्वास है, मतलब आत्मविश्वास है। अगर कोई बच्चे से आपने कोई क्वेश्चन किया, एक बच्चा डर डर के बता रहा है आपको आंसर, तो उसके अंदर आत्मविश्वास है। लेकिन एकदम बिल्कुल खड़ा होकर स्ट्रेट होकर बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा है, तो उसके अंदर क्या है, आत्मविश्वास है। तो क्या है, वो अपनी बात कहना। ऑप्शन नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वर्णमाला को क्या है, वो एक कंठस्थ बिल्कुल एकदम रटाफिकेशन कर लिया उसने एकदम, वो है। ऑप्शन नंबर 4 है, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। या फिर क्या है, ध्वनि के जो संकेत के चिन्ह होते हैं उनको वो क्या है, एक संबंध बना रहा है आपस के अंदर कि कैसी ध्वनि है, कि सा की कैसी है, रा की कैसी है, वो क्या है, एक संबंध बना रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों, क्योंकि देखो एक तो पहली बात तो कभी भी बच्चों को रटवाने वाला काम तो करवाना ही नहीं है कक्षा के अंदर। आपको कोई रटने का काम तो बच्चों को देना नहीं, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को आपको सिर्फ सिखाना है। दूसरा क्या है, उसने वो नेगेटिव पूछा है, तो इसके अंदर देखो बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है कि जो बिल्कुल सही है। केवल एक तीसरा ही जो ऑप्शन है जो नेगेटिव, तो इसका आंसर जो तीसरा नंबर जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां,
छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय है। मतलब क्या है, छात्रों के लिए जो अगर उपलब्ध करवाओगे, वो जो प्रबंध करोगे, उसका सही उपाय क्या है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए। मतलब क्या है, बच्चों की जो है ना, शुरू से जो मातृभाषा ना में ही शिक्षा दी जाए, जो उनकी क्षेत्र की भाषा या फिर उसी में दिया जाए। क्योंकि देखो, जो बच्चे की मातृभाषा होगी, जो बच्चा घर में बोलता है, वही भाषा जब उसे स्कूल में मिलेगी तो वो कहेगा ये भाषा तो मतलब मैं घर में बोलते हैं, वही वहाँ टीचर भी ऐसी बोलिए, तो वो क्या है, वो बड़ा इंजॉय होगी सीखेगा उसको, क्योंकि ऐसा ही माहौल मिलेगा, उसे लगेगा जैसे मेरे घर का माहौल है ऐसे ही मेरे स्कूल का माहौल है, तो वो क्या है, जल्दी सीखेगा, क्योंकि मातृभाषा से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है किसी भी बात को। ऑप्शन नंबर दूसरा है, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, या फिर क्या है, शिक्षण विधियों में और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, कि जिससे कि बच्चा उस चीज़ों को सीख सके। ऑप्शन नंबर तीसरा है, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए, या फिर क्या है, छात्रों के ज्ञान के पक्ष को। मतलब क्या है, ज्ञानात्मक मतलब है ज्ञान के पक्ष को, ज्ञान कैसे बच्चों को अच्छे अच्छे ज्ञान दिया जाए, अच्छे अच्छे और नॉलेज को बढ़ाया जाए बच्चों को। देखो, आप किताब पढ़ा रहे हो तो उसमें चित्रों के माध्यम से पढ़ा रहे हो, कक्षा के अंदर आप देख रहे हो बच्चों को बहुत सारे चार्ट पेपर लगे, आप चार्ट पेपर दिखाने लग गए हो कि चार्ट पेपर से ऐसे होता है, तो क्या है, बच्चों को आप चार्ट पेपर के माध्यम से बता रहे हो, आप किताबों से बता रहे हो, तो क्या है, उनके ज्ञान को कहीं ना कहीं से और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, विकास कर रहे हो। ब्लैक बोर्ड पे आपने चित्र बना दिया, उससे बता रहे हो, तो उनके ज्ञानों को और भी ज़्यादा पक्ष को बढ़ा रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त सभी, या ये सारे ही है, तो सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें चारों का ही तो में है, जो बच्चों का विकास ही तो करना है हमारे को, उनकी जो है और नई से नई उपलब्धियाँ देनी है बच्चों को, तभी तो बच्चों का विकास होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है चौथा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है, छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है, तो कौन सी विधि है। इसका मतलब क्या है कि जो अध्यापक होता है वो कक्षा में, जैसे एक विषय है, अगर एक विषय को वो मतलब 10 तरीकों से बता रहा है, तो क्या है, वो सिर्फ समझाना चाह रहा है, उसकी रचना कर रहा है, उस चीज़ को समझा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि देखो, कक्षा के अंदर जो होते हैं कि ना, बहुत से बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, 50 बच्चों का दिमाग जो होता है बिल्कुल अलग होता है। तो आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो तरीका बताया तो वो 50 को ही समझ आ जाएगा, नहीं, आप उसी बात को आप 10 तरीके से बताएंगे, जिससे कि ना, अगर एक तरीके से बच्चों को समझ आ गया, कुछ दूसरे तरीके से बच्चों को समझ आ गया, कुछ, क्योंकि आपको उद्देश्य क्या है, 50 बच्चों को समझ आना चाहिए, तो आप एक ही रचना को क्या है, बार बार आप अलग अलग तरीकों से बता रहे हो, तो उसमें से क्या है, कोई बच्चा एक शैली को आपके अपना लेता है, मतलब वो सीख लेता है, तो फिर उसके बाद वो क्या है, तो उससे पूछ रहा है वो कौन सी विधि है ऐसी, इसको कौन सी विधि कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1, आदर्श विधि। भाई देखो, आदर्श विधि क्यों है, क्योंकि देखो आपने बताया ये आपका आदर्श, क्योंकि देखो जब शिक्षक होता है वो एक, उसकी विधि क्या होती है, आदर्श होती है, पढ़ाने की विधि जो होती है वो आदर्श और बिल्कुल सही होती है, तो उसी विधि को जो है बच्चे ने अपनाया तो वो क्या होगी, आदर्श विधि होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, या फिर क्या है, प्रश्नोत्तर करके, कि बच्चा प्रश्न से बार बार पूछ रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, प्रवचन, या फिर आप एक प्रवचन के रूप में बोले जा रहे हैं, बच्चों को 50 बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस आप एक प्रवचन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है सभी, या फिर ये सारी है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, आदर्श विधि है, क्योंकि आप बच्चों को बता रहे हो और बच्चे ने ना, अब आपको जैसे आपने कक्षा के अंदर बताया कि जल के बारे में बताया, तो आपने ना जल के बारे में बताया, तो आपने बताया कि नदियों में कैसे आता है, महासागरों में कैसे आता है, तालाबों में कैसे जाता है, नदियों में कैसे जाता है, तो आपने ना बताया, फिर आपने ना उनको अलग अलग तरीक़ों से बताया है कि ना, एक नदी देखो यहाँ पर है, एक नदी इधर से निकलती है, तो क्या बच्चों को आप अलग एक ही बात को आप ना घुमा फिरा के 10-10 तरीक़ों से बता रहे हो, तो उसमें क्या, बच्चा उसमें से जिसकी वो समझ आया उसने आपकी वो एक चीज़ अनुकरण कर ली, सीख ली, वो आपकी आदर्श विधि होगी बच्चे के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, शिशु की लेखन क्रिया की शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या है, बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसकी जो लिखने की में जो कला है, क्रिया है, वो किस चीज़ से शुरुआत होती है। और देखो, जब बच्चा स्कूल आता है ना, तो क्या करता है, उसको पेंसिल पकड़ने भी नहीं आता होता है, उसको पेंसिल भी स्कूल में ही सिखाई जाती है, पेंसिल पकड़ना। जब वो पेंसिल पकड़ता है तो उस समय तो वो कहीं भी अगर आप उसको पेज दे दोगे ना, तो वो बस लकीरें खींचेगा, ऐसी लकीरें खींचेगा पूरी कॉपी के ऊपर, मतलब पेज के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी ऐसे करके लकीरें खींचेगा। तो उस समय क्या है, स्कूल में आके ही वो सीखता है। तो उसका पहले की शुरुआत क्या होती है, ऑप्शन नंबर 1, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से। या तो बच्चा देखो पेपर पे देगा, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच देगा, तो जब टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच देगा तो उसके बाद ही वो क्या है, जब लकीरें खींचना वो
मतलब उसको आ जाएगी लकीरें टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी खींचेगा। फिर आप डॉट दोगे उसको, फिर वो डॉट से डॉट मिलाना सिखाओगे। जब डॉट से डॉट मिलाएगा तब वो सीधी खींचेगा, उससे पहले तो वो टेढ़ी मेढ़ी खींचेगा। फिर उसके बाद जब आप डॉट डॉट में ही उसको स्वर व्यंजन वगैरह डॉट डॉट से ही सिखाओगे बच्चों को आप। ऑप्शन नंबर दूसरा है सुंदर आकारों से। क्या मतलब बच्चा जब स्कूल आता है तो बहुत सुंदर सुंदर आकार बनाने लगता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है शुद्ध शब्दों से, या फिर वो बिल्कुल शुद्ध मतलब शब्द लिखने लगता है। या ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि देखो जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो ना सीधा पहले आते ही ना टेढ़ी मेढ़ी ही लकीरें खींचता है। आप खुद शिक्षक होंगे, आपने कक्षा में पढ़ाया होगा बच्चों को, तो हमेशा ना टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता है। सीधी लाइन भी उसे तब आती है जब वो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींचना स्टार्ट कर देता है, जब उसे टेढ़ी मेढ़ी खूब खींच लेता है। फिर आप उसको जब डॉट डॉट दे देते हो तब वो डॉट से डॉट मिला के सीधी लाइन खींचना सीखता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य है। इसका मतलब क्या है? उपचारात्मक शिक्षण कैसा होता है? उपचारात्मक शिक्षण हम उसे बोलते हैं जब बच्चे को किसी भी चीज़ को आपने समझाया और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसकी जो समस्या आ रही है और वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे? उसको एक उपचार देंगे। आप मतलब ये देखेंगे कि इस मेथड से बच्चा समझ नहीं पाया तो आप दूसरा मेथड तैयार करोगे कि हम उस चीज़ से बच्चे को समझाएं और बच्चा उस चीज़ को समझ जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है बच्चे को सिखाना है। तो उसका क्या है? हम उपचार करेंगे। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना। हम छात्र की अधिगम मतलब सीखने की जो समस्या है, हम पहले उसको देखेंगे उसकी समस्या क्या है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या कारण है, वो साउंड नहीं समझ रहा, ध्वनि नहीं समझ रहा, मेरी भाषा नहीं समझ रहा, या फिर लिखने की जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको नहीं समझ पा रहा है, तथा कठिनाइयों को। फिर हम उसकी कठिनाइयों को जो समझेंगे तो हम उसको हल करेंगे कि भाई क्यों नहीं समझ पा रहा। अगर बच्चा समझ लो ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा तो हम बच्चे को किसी भी चीज़ से कॉपी या किताब से समझाएंगे। तो हम वहाँ पे देखेंगे हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझाना है, हमें उसका विकास करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है छात्र को समस्या एवं कठिनाई के लिए सांत्वना देना। या फिर क्या है? जो बच्चों की जो समस्या होती है, कठिनाई होती है, उसके लिए हम उसको सांत्वना दें। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार तुम ठीक करो। उसको बस सांत्वना दे रहे हैं, हम उसको सिखा नहीं रहे, लेकिन हम उसको सांत्वना दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को बढ़ाना। या फिर क्या है? छात्र की जो अधिगम मतलब जो सीखने की जो हम समस्या है, जैसे बच्चे ने को आपने सिखाया है, काउंटिंग सिखाई है 1 से लेकर 10 तक है, वो बच्चा 1 से लेकर 10 तक की तो काउंटिंग सीख नहीं पाया है, आप उसको ना 11 से लेकर 20 की सिखा रहे हो, तो उसके लिए क्या है? और कठिनाई पैदा कर रहे हो। भाई पहले जब तक बच्चे को 1 से लेकर 10 तक नहीं आएगी तो वो 11 से 20 वो कैसे लिख पाएगा? तो इसलिए क्या है? उसकी समस्या और कठिनाई को हम और बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से या फिर कोई नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हम बच्चों की समस्या को देखेंगे कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, इसका कारण क्या है, और फिर हम उसकी कठिनाइयों को क्या है? हम हल करेंगे। अगर देखो कोई भी बच्चा होता है, अगर बच्चा ब्लैक बोर्ड से नहीं समझ पाता है तो हम बच्चे को दूसरे मेथड से समझाएंगे। अगर बच्चा तब भी नहीं समझ पाता है तो हम उसको कॉपी पे ड्रॉ करके बताएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? हम बच्चे को पर्सनली लेंगे, हम उसकी स्पेशल अलग से क्लास लेंगे, हम कक्षा के अंदर ही हम बच्चे को बुला के उसकी बताएंगे कि इसमें क्या गलती है बेटा, क्यों नहीं सीख पा रहे हो, फिर हम उसको और चीज़ें करके बताएंगे। तो बच्चे को हम अलग अलग मेथड से सिखाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चे को सिखाना और उनका विकास करना है, और बच्चे को ना जिससे बच्चा सीखे और अच्छे से अच्छा अपना मतलब रिजल्ट वो बच्चा दे सके और उसको समझ आना चाहिए उस बच्चे के लिए। तो हमारा उद्देश्य बच्चे का विकास करना है, क्योंकि अध्यापक का उद्देश्य यही होता है कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को हम चाहे 50 मेथड से बताएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य 50 बच्चों को समझाना है। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो 50 बच्चे का उसकी कक्षा के अंदर 50 बच्चे को हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक होने का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आपके आगे की 10 बच्चों को समझ आ रहा है, पीछे के बच्चों को मतलब ही नहीं है। नहीं, शिक्षक का उद्देश्य है पूरे के पूरे 50 बच्चों को हर एक बात समझ आनी चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो हम 50 तरीकों से समझाएंगे बच्चों को। तो इसलिए तो सबका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी शिक्षण वीडियो के ऊपर, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे।